तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया, मुंबई में। गुजरात का एक हफ्ता के करीब आपने सब किस्से सुने। बहुत कुछ अभी बाकी है। आने वाले दिनों में जब फिर मौका मिलेगा और किस्से कहानियाँ गुजरात से लेके फिर आपके सामने पेश होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रिमिनल से जिन्होंने अपनी हैंकड़ में आके, अपने अहंकार में आके पुलिस वालों से बहुत बड़े बड़े दुश्मनी मोल ली पर्सनल लेवल पे। हालांकि क्रिमिनल कहते हैं कि कभी डायरेक्टली पुलिस से बिगाड़ता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने ओपनली पुलिस के बड़े ऑफिसर्स को चैलेंज किया, यहाँ तक कि उनको गालियाँ तक निकाली। तो ये बहुत सीरियस बात गिनी जाती थी उस समय पे। आजकल तो बिल्कुल ही कुछ ऐसा नहीं करता। कोई कभी होता भी होगा तो बात सामने आती नहीं। तो उस समय भी बात सामने नहीं आई, लेकिन अंडरवर्ल्ड के गलियारों में इन बातों का खूब चर्चा रहा है, लेकिन किसी ने बात तक नहीं की। और जो इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं उनको बहुत बाखूबी से छुपा के रखा जाता है, जहाँ उनका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, जो घटनाक्रम होता है, उसको इस तरीके से बदल दिया जाता है कि लोगों के पास वो वर्षन पहुंचे जो पुलिस चाहती है। और उसके लिए कुछ पत्रकारों का इस्तेमाल भी किया जाता है कि पुलिस की बात को लोगों तक पहुंचाइए। ये पूरे किस्से आज मैं आपको थोड़ा डिटेल से सुनाऊंगा, आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो पहली बात करते हैं फिरोज कोकनी की। फिरोज कोकनी एक छोटे से मैंने पूरा 2 एपिसोड उस पर बना चुका हूँ, आपने देखे भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो उस समय उस 20-22 मिनट में नहीं आ सकी। और तो फिरोज कोकनी ने अपना जो करियर ग्राफ शुरू किया, वो आपको मालूम है डोगरी इलाके में रहता था। लाल बाजार के पास काजीपुरा एक एरिया है, वहाँ पे पूरे का पूरा जो एरिया है, जामनी मोहल्ला है, वहाँ पे जितने उस समय के बड़े धुरंधर लोग अंडरवर्ल्ड के खबरियों के रहे, वो सब उसी एरिया में रहते थे। 100-200 स्क्वायर गज के एरिया में, उस सर्कल में। वही वो एरिया जहाँ पे शफी तूफानी रहता था, वही एरिया जहाँ पे हुसैन उस्तरा रहता था, और वही एरिया जहाँ पे और उनके साथी लोग, उस तरह का एक चाचा भी था, वो भी वहीं पर रहता था। तो उसी एरिया में बिल्कुल नज़दीक लग के ये फिरोज कोकनी ये उसी इलाके में रहता था। और उसका एक भाई जो अनवर जिसका नाम है, वो भी बाद में उसी इलाके में रहना शुरू हुआ। ओवरऑल इस इलाके को पाईदुनी कह देते हैं। उसके अंदर छोटी छोटी गलियां हैं, बांधे हैं, तो वो एरिया है सारा। तो वहाँ पे फिरोज कोकनी का जो शुरुआती दिनों का दौर था, वो अंडरवर्ल्ड के लोगों को देख देख के शुरू हुआ। हुसैन उस्तरा बहुत बड़ा नाम था, उसी तरह शफी तूफानी बहुत बड़ा नाम था, और उसी तरह से जो और लोग वहाँ पे रहते थे, वो सब के सब लोगों को देख देख के ये आदमी फिरोज कोकनी बड़ा हुआ था। उनके किस्से कहानियाँ सुन के इसने भी चाकू छुरा चलाना और बाद में गोलियाँ चलानी सीखी। लेकिन और उनका जो उनके डेयरिंग जो इसने सीखी है, वो लोगों का कहना है कि वो हुसैन उस तरह का करैक्टर देख देख के इस आदमी ने अपने आप को मोल्ड किया था। उनके साथ इसका उठना बैठना भी था एक ज़माने में। लेकिन जो बीजेपी के ज़माने के जो इसने पहले 93 ब्लास्ट के पहले जो मर्डर किए थे, जो 82 में जो 92 में जो दंगे हुए थे, वहाँ पे मथाड़ी वर्कर्स का मर्डर, उसके बाद एक और मर्डर, उसके बाद जेल भी जाता है, उसके बाद छूट के आता है तो छोटा शकील के साथ अटैच होने के बाद ये शख्स बीजेपी नेता रामदास नायक के मर्डर में इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे कांड करता है। और देखिए कि एक शख्स जो
छोटा शकील के साथ काम करता था और उस आदमी ने इतना बड़ा नाम बना लिया था कि वो चाहता था कि अब उसकी अपना भी एक सेपरेट अड्डा मुंबई में हो। अंडरवर्ल्ड की भाषा में उसको टेबल कहते हैं। उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में ली गैंग के 2 टेबल लगते थे, एक छोटा शकील का टेबल था और एक अबू सलेम का टेबल था। तो जेल में रहते हुए इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद कैसे भागा, कैसे पकड़ा गया, सेंसेशनल, तो अंडरवर्ल्ड की भाषा में वो अपने किस्म के लोगों में हीरो तो बन ही गया था। एक डेयरिंग किस्म के क्रिमिनल की उसकी परिभाषा भी बन गई थी, जान पहचान हो गई थी। तो वो डी कंपनी से अपना तीसरा टेबल मांगने लगा था कि जैसे अपने तरीके से छोटा शकील और अबू सलेम के लोग काम करते हैं, उसी तरह मैं अपने गैंग के साथ पूरा काम करूँगा, हुक्म आपका होगा, काम मैं करूँगा। लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कराची में बैठे उसके सरगनाओं को। उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये आदमी ओवर एम्बिशियस हो रहा है। उसके लिए उन्होंने उसको देखने के लिए, आगे परखने के लिए उसको और काम देने शुरू किए। बहुत सारे काम मुझसे करवाए, लेकिन उसका नाम उजागर नहीं करते थे, नाम किसी और का दे देते थे। काम तो उसको उकने ने किया होता था। उन्हीं दिनों में एक सनसनीखेज मर्डर इस आदमी ने छोटा शकील के कहने पे किया, और वो था हाजी बिदर का मर्डर। हाजी बिदर भी उसी इलाके का रहने वाला था। उसका अपना होटल था, स्मगलिंग का कुछ काम भी था। और सबसे बड़ी बात है कि हाजी बिदर खालिद पहलवान का खास आदमी था। खालिद पहलवान को आप लोग सब जानते हो कि उसको दाऊद का गुरु माना जाता है। दाऊद गैंग का कोई भी आदमी खालिद पहलवान के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था उस जमाने में। लेकिन जो किस्से मैं आपको बता रहा हूँ ये हैरान करने वाले हैं। एक तरफ खालिद पहलवान, दाऊद और शकील सब साथ में हैं। दूसरी तरफ खालिद के खास आदमी हाजी बिदर का मर्डर फिरोज कोकनी करता है। कितनी हैरानी की बात। छोटा शकील का खास शूटर खालिद पहलवान के खास दोस्त का मर्डर करता है, जो एक जमाने में उसके साथ काम भी करता रहा था। और उसी समय उसके साथ जो हुसैन उस्तरा का चाचा था, वो उसको चाचा के नाम से सब जानते थे। उस हुसैन उस्तरा के इलाके में उसके चाचे का मर्डर किया जाता है। और हुसैन उस्तरा का छोटा शकील के साथ दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण जो था, पर्सनल कारण, वो उसके चाचा के मर्डर का था। और देखिए उस समय पे जब छोटा शकील गैंग दाऊद और खालिद पहलवान एक तरफ, तो हुसैन उस्तरा, शफी तूफ़ानी और इनके दोस्त एक तरफ। तो हुसैन उस्तरा को दिन में जानकार लोग बताते हैं जो उसके साथ उठते बैठते थे, आज भी हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेरी बातचीत होती है उनसे। दिन में कई बार छोटा शकील का कराची से हुसैन उस्तरा को फोन आता था और गाली गलौज होता था। उसी तरह दिन में कई बार खालिद पहलवान का फोन भी आता था और खालिद पहलवान को हुसैन उस्तरा पूरा रिपोर्ट करता था कि आज छोटा शकील ने फोन करके ये बात कही, ये कहा, वो कहा। और खालिद पहलवान केटी हुसैन उस्तरा को हमेशा कहता था कि तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो कर सकते हो इनके खिलाफ करो, लेकिन अपना ख्याल रखना, ये खतरनाक लोग हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए कहाँ की कहाँ अंडरवर्ल्ड की तारें जाके मिलती हैं। बाहर देखने के लिए डिफरेंट गैंग, लेकिन अंदर खाते एक दूसरे से बात करते हैं। इसी तरह छोटा राजन जब पूरी तरह दाऊद गैंग के खिलाफ हो चुका था उन दिनों में, उसका फोन भी रेगुलर बेसिस पे हुसैन उस्तरा को आता था। उनकी क्या बात होती थी ये पता नहीं, लेकिन फोन आता था और वो एक दूसरे के टच में थे। उसी तरह जेल में जब फिरोज कोकनी, इसको लगता था कि मुझे जेल में बैठा हूँ मैं और मेरा जो गैंग है मुझे छुड़ाने की, भगाने की कोई मदद नहीं कर रहा, मेरी फैमिली को कोई पैसा नहीं पहुँचाया जा रहा,
इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे जो आका है वो मेरे अंदर से पूरी तरह मेरे साथ सहमत नहीं है। तो पुलिस ने एक वर्षन उड़ाया। अब देखिए पुलिस कैसे जो एक वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है पुलिस का, जो इस आड़ के नीचे के वो अंडरवर्ल्ड के अंदर की बात निकालते हैं, वो अंडरवर्ल्ड का फायदा कैसे उठाते हैं। तो एक पुलिस के एक धड़े ने, एक ग्रुप ने ये वर्षन उड़ाया कि जेल के अंदर छोटा स्टीलर और दाऊद से नाराज होने के बाद फिरोज कोकरी ने अरुण गवली से समझौता कर लिया। एक ही जेल में थे और आपस में मिल के दोनों ने साठगांठ कर रहे हैं, और बाहर निकल के फिरोज कोकरी जो है वो दाऊद गैंग को छोड़ के वो अरुण गवली गैंग के साथ मिलेगा, ये बात उड़ाई। लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, लोगों से बात की है जो उस जमाने में एक्टिव थे, दोनों तरफ के पुलिस के पुराने ऑफिसर भी और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग भी, असल में फिरोज कोकनी कुछ और लोगों की मदद से छोटा राजन के टच में था। छोटा, क्योंकि अरुण गवली का उन दिनों में दाऊद के साथ इतना पंगा नहीं था, अरुण गवली काफ़ी शांत चल रहा था और दाऊद गैंग भी कुछ और किस्म के कामों में इन्वॉल्व था। अरुण गवली उनके निशाने में नहीं था। तो बात उड़ाई गई कि फिरोज कोकनी गवली से मिलने वाला है। असल में बात ये थी कि उसने छोटा राजन से साठगांठ कर ली थी। और आप देखिए कि सबको मालूम है कि अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े काम अंडरवर्ल्ड और पुलिस मिलके करते हैं। अब एक के करके आपके सामने सब बातें सामने आ रही हैं। वो कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अपने आप को एक गैंग के करीबी समझते थे, दूसरे के लोगों को मारते थे, उनके किस्से आज एक के करके निकल के बाहर आने लगे हैं। तो जब ये खबरें दाऊद गैंग के पास पहुंची तो उनके लिए ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी कि उनका एक शार्प शूटर जिसने उनके कहने पे इतने काम किए, वो अगर छोटा राजन के साथ मिल जाता है तो खतरा हो सकता है। तो अब उस आदमी को दिलों में फर्क तो आ गया ऑलरेडी। टेलीफोन पे छोटा स्टील के साथ झगड़े वगड़े भी हो गए। अब उसके बाद उस आदमी को ठिकाने लगाना है तो कैसे लगाना है। बहुत से इंसिडेंट्स हैं ऐसे अंडरवर्ल्ड में जहाँ सबको मालूम है कि कैसे पुलिस ने उन लोगों को एलिमिनेट किया जो लोग या तो दाऊद के करीब थे या छोटा राजन के करीब थे। वो कहानियाँ सबको पता है। उसी तरह प्लानिंग बनाई गई कि फिरोज कोकनी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब वो जेल में था तो हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाने का बंदोबस्त किया गया और वहाँ से उसको भगाने के लिए 4 लोगों की टीम तैयार की गई, जिनमें आरिफ कालिया एक था, सादिक बाटली वाला दूसरा था, 2 आदमी और थे। वहाँ से वो उसको भगाते हैं। जेल में फायरिंग होती है। उसमें एक कांस्टेबल करदले उसका नाम था शायद, वो मारा जाता है उस वायलेंस में और फिरोज कोकनी को वो लोग लेके वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद फिरोज कोकनी कहाँ गया, किधर गया, ये एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता। वहाँ पे फिर एक थ्योरी पुलिस की तरफ से मार्केट में उड़ाई गई कि फिरोज कोकनी वहाँ से भाग के काठमांडू गया, काठमांडू से कराची गया, कराची में उसका छोटा स्टील से झगड़ा हुआ और उसको उसका पोटला बना के समुद्र में फेंक दिया गया। ये एक एक कहानी है जो बहुत लोगों के नाम के साथ जोड़ के कई बार सुनाई जा चुकी है। इरफान गोगा की यही कहानी बताई गई, फिरोज कोकनी की यही कहानी बताई गई। इसी तरह और 2-3 लोग थे जो कराची गए और वापस नहीं आए, उनके बारे में भी इसी किस्म की कहानियाँ सुनाई गई कि उनका पोटला बनाया गया और फेंक दिया गया। लेकिन कोई भी ऐसा गवाह नहीं है, ऐसा सबूत नहीं है जिसके बलबूते पे हम कह सकें कि फिरोज कोकनी वाकया ही कराची गया था और वहाँ पे मारा गया। मैंने उसके भाई से बात करने की कोशिश की थी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन उसने कुछ अंदर की बातें बताने से इनकार कर दिया, वो डरा हुआ है। फिरोज कोकनी के भागने के बाद
उसके बाप को और उसके 2 भाइयों को, जिनमें अनवर भी शामिल था, उनके ऊपर इसको भगाने का केस चलाया गया और उसके बाद उनको 6 साल की सज़ा भी होती है। तो उनकी ज़बान बंद रखने के लिए, पूरे केस को ये सिद्ध करने के लिए कि जो पुलिस का वर्शन है वही सही है, तो एक पत्रकार ने अपनी किताब में लिख दिया कि वो वहाँ से भाग के गुजरात गया, गुजरात से यूपी गया, यूपी से नेपाल पहुँचा, वहाँ से उसको भाई एयर नेपाल से, काठमांडू से वो कराची पहुँच गया और उसने वो लिख दिया जो उसको पुलिस ने बताया था। तो कहीं ना कहीं अंदर से एक मिली भगत थी। पत्रकार को ये शायद बताया गया कि आपको जो वर्शन उसको पुलिस ने दिया, उसने लिख दिया ये समझ के कि शायद यही सच्ची कहानी है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक और कहानी भी होती है। सबको मालूम है कि जो पुलिस की चार्जशीट होती है उसमें और FIR में हजारों मीलों का फर्क होता है। 90% केस पुलिस के इसलिए फेल हो जाते हैं कोर्ट में क्योंकि पुलिस अपने केस को साबित करने में नाकामयाब रहती है और कोर्ट की जजमेंट में एक सेंटेंस पढ़ के लोगों को याद हो गया कि सबूतों के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ, पुलिस का केस जो है वो खारिज किया जाता है, आरोपियों को बरी किया जाता है। तो ये सबको पता है। तो सबूतों का अभाव कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना के अपने वर्शन को पेश करती है जो कानून के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता और कोर्ट कचहरी से उनको फटकार खानी पड़ती है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये कहानी ऐसे थी तो ऐसे भी तो हो सकती है। कहा ये भी जाता है अब कि फिरोज कोकनी को वहीं से, जब वो जहाँ डोगरी में जिस जगह पे शेल्टर लिया था जेजे से भाग के, वहाँ से उसको किसी पुलिस के दस्ते ने पकड़ा और उसके बाद वो कहाँ गया उसका आज तक पता नहीं लगा। तो ये बात भी तो हो सकती है। अगर ये बात हो सकती है कि कराची गया लेकिन उसको कोई सबूत नहीं है, तो ये बात भी तो हो सकती है वो कराची नहीं गया, उसको यही कहीं ठिकाने लगा दिया गया, तो ये बात क्यों नहीं हो सकती? और उसके कई कारण हैं। फिरोज कोंकणी, राकेश मारिया जो उस समय बड़े पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने किताब भी लिखी है, उसमें उसने मुझे मालूम है ये बात और सब पुलिस वालों को मालूम है कि राकेश मारिया को वो बहुत गालियाँ दिया करता था। लैंडलाइन पे फ़ोन कर करके गालियाँ देता था, थ्रेट करता था कि तुम जितने मर्जी कमेडो लेके घूम लो, मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला जरूर लूँगा। क्योंकि उसको राकेश मारिया ने पकड़ा था। राकेश मारिया ने उसके खिलाफ वो केस चलाया था, वाटर टाइप केस था, बहुत मेहनत की थी इसको पकड़ने के लिए, लेकिन इन बातों का जिक्र मारिया ने अपनी किताब में नहीं किया कि मुझे ये शख्स टेलीफोन पे फ़ोन करके धमकाया करता था। मारिया के घर पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई, मारिया की खुद की सिक्योरिटी बढ़ाई गई इस शख्स की धमकियों के चलते हुए। इसी तरह और सकता अमीरजादा, छोटी सी बात आई इस एपिसोड में बताता हूँ कि जब पुलिस उसके पीछे लगी थी साबिर के मर्डर, दाऊद के भाई साबिर के मर्डर के बाद, तो उसको ये हमेशा लगता था कि क्राइम ब्रांच और दूसरी पुलिस दाऊद गैंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और हमारे पठानों के ऊपर जुल्म कर रही है और हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो वो अक्सर फ़ोन करके उस समय के पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो, JF रिबेरो को गालियाँ देता था लैंडलाइन पे। और वो एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी किसी के पास, एजेंसी के पास, तो उन लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि ये आदमी है कौन जो गालियाँ दे रहा है, कभी किसी फ़ोन से कभी किसी फ़ोन से। और ज़्यादातर डायलॉग ये होता था, वो आदमी थोड़ा थथला के बोल रहा था, वो रिबेरो को लिबेलो बोल रहा था, आर बराबर प्रोनाउंस नहीं कर सकता था। लिबेलो, मैं तेरी लड़की को उठा के ले जाऊंगा, लिबेलो मैं तेरी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे वो अमीरजादा का पता था कि वो थथला के बोलता है और राज शब्द नहीं बोल सकता है। तो ये बात उन्होंने मुझे नाम तो नहीं बताया था, लेकिन मैं समझ गया कि ये शख्स कौन है। वो लोग समझ रहे थे कि समद खान फ़ोन कर रहा है, लेकिन फ़ोन समद खान नहीं कर रहा था,
वो अमीरजादा कर रहा था जो थोड़ा इस तरह के शब्द वो गलत बोला करता, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम थी। तो अमीरजादा भी इसी तरह भैरव की लड़की को उठाने की धमकियां दिया करता था और अल्टीमेटली वो भी जेल के प्रेमाइसेस में मारा गया। भैरव की लड़की जो उस समय बैंक में काम करती थी उसको भी सिक्योरिटी दी गई थी और भैरव की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी, क्योंकि औरंगजेब काफ़ी खतरनाक किस्म का क्रिमिनल था। तो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड के वो किस्से कहानियां हैं जहां अंदर के जो ताना बाना है, जो तार हैं, वो कहीं की कहीं जुड़ते हैं। तो जिसको आप उसका आदमी समझते हो वो कहीं से दूसरे का वो हो जाएगा, ये पता नहीं चलता। तो ये देखिए, आने वाले दिनों में और काफ़ी कुछ रिसर्च वर्क चल रहा है। ये फिरोज कोकनी के पूरे किस्से की कहानी में और आगे जो कड़ियाँ हैं वो जोड़ रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में और इस किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।